नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। बिहार में चुनाव प्रचार बस कुछ घंटे बाकी है। हम बात करें तो 5 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद दिल्ली वाले दिल्ली चले जाएंगे, गुजरात वाले गुजरात चले जाएंगे, यूपी वाले यूपी आ जाएंगे, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश चले जाएंगे, अपने अपने राज्यों को सभी चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों सांसद, सैकड़ों विधायक, दर्जनों मंत्री, आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह चुनाव प्रचार में लगे हुए। और इसके बाद चुनाव आयोग की बड़ी महती भूमिका। लेकिन सवाल है, क्या चोरी के आरोप के बाद भी मोदी चुनाव जीत पाएंगे? और रूठे हुए नीतीश किधर जाएंगे, यह कौन तय करेगा? वोट चोरी को लेकर लगातार आ रहे हैं। पहले 94 सेकंड का वीडियो, फिर 82 सेकंड का वीडियो, अभी फिर बिजली काटे जाने की बात। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरजेडी सीधा चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है। कोई शिव कुमार मिश्रा या संतोष पाठक जी की कोई बनावटी बात नहीं है। और इसके बावजूद एक अधिकारी का सस्पेंड होना, एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, कहीं ना कहीं लोचा समझ में आता है। तो मैं बिना समय गंवाए संतोष जी के पास पहुंचूंगा कि संतोष जी, वोट चोरी के बाद भी, इस चोरी अभियान के बाद भी क्या मोदी चुनाव बिहार में जीत पाएंगे? देखिए शिव जी, सबसे बड़ी बात कि ये जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद एकला चलो की रणनीति पर चलते हुए लड़ रही है। नीतीश कुमार को साइड करके बाकी जो गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल है उनको साथ लेकर लड़ने की कोशिश कर रही है। दो सपने हैं, एक सपना है, एक मजबूरी है। एक सपना तो यह है कि उत्तर भारत के राज्यों में बिहार, उसमें अपना मुख्यमंत्री बनाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर राजनीतिक दल होने के बावजूद नहीं बना पा रही है। एक जमाने में मजबूरी में उन्हें नीतीश कुमार का दामन थामना पड़ा। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाना पड़ा, और तब से नीतीश कुमार ऐसा चिपक गए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से और मुख्यमंत्री की आवाज से कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2025 में ये ठाना कि हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए साम दाम दंड भेद जितनी चीजें वो कर सकते थे उतनी चीजें वो करते हुए नजर आए। रही सही कसर उसमें निकलकर सामने आ गई। ये तो सीसीटीवी फुटेज वो है जो सामने आ गए। मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई, पता लगा सीसीटीवी बंद हो गए। फिर पता लगा कि सीसीटीवी बंद कैसे हुए, तो बिजली चली गई। फिर उसके बाद एक पिकअप वैन जाने की जो वीडियो सामने आया। चुनाव आयोग जो सफाई दे रहा है उसमें खुद ही वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ फुटेज ऐसे हैं जो सामने नहीं आए। यानी अमित शाह जिस होटल में थे उस होटल में सीसीटीवी पर वो सफेद कागज चिपका दिया गया था। कौन था जो अमित शाह से मिलने जा रहा था रात के अंधेरे में, जिसका वीडियो बनाने से मना कर दिया गया था? आप जरा सोचिए कि होटलों में सीसीटीवी क्यों लगाए जाते हैं? ताकि कोई असामाजिक तत्व ना जाए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। और गृह मंत्री तो सबसे जिम्मेदार पद है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तो सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन सीसीटीवी ढक दिए गए तो कोई ना कोई तो ऐसा मिल रहा था अमित शाह से, जो अमित शाह नहीं चाहते थे कि उसकी जानकारी सार्वजनिक हो, उसकी जानकारी पब्लिक हो। यानी ये दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल का। ये तमाम चीजें कर दी, तमाम चीजें बेनकाब हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बटा अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, तो मुझे जो जानकारी मिली है शिव जी, कि अब तोड़ फोड़ का एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज शाम को तमाम लोग बिहार से बाहर आ जाएंगे, जो बिहार के लोग नहीं होंगे जहां जहां चुनाव होना है। लेकिन अगर दूसरे चरण के चुनाव से पहले, नतीजा आने से पहले, अगर आप विपक्षी गठबंधन में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर देते हैं, नंबर का आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर देते हैं, इसका मतलब आपके पास खबर है कि सत्ता नहीं आ रही है। और अगर बिहार की सत्ता नहीं आ रही है, मैं यहां दर्शकों को बता दूं कि मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं कि एनडीए गठबंधन हार रहा है।
जब मैं एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं तो नीतीश को अलग रख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अलग रख रहा हूं। बीजेपी की सत्ता नहीं आने का मतलब है कि अगर नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं तो भी बीजेपी की हार है, अगर नीतीश कुमार दूसरे नंबर की भी पार्टी बनते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं तो भी बीजेपी की हार है। तो बिहार का हाथ से जाना दिल्ली की गद्दी हिला देगा और इसलिए मोदी और शाह दोनों ही बेचैन नजर आ रहे हैं। शिव जी। इसके बाद चर्चा है कि नीतीश कुमार रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी नहीं है और अब कुछ घंटे बाकी है तो अब साथ होना भी मुमकिन है। उनके कटआउट लग जाना बीजेपी के कार्यालय में, ये सब 6 नवंबर के वोटिंग के बाद हुआ है। नहीं, दर्शकों को जरा एक और बता दूं, पहले वैशाली हाजीपुर का आया था, अब राष्ट्रीय जनता दल ने नालंदा जिले का भी डाला है। और ये जो वीडियो है सिर्फ 51 सेकंड का है और नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ, तब जाकर चालू हुआ कैमरा। हर बार कैमरा बंद होने से पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे, ये राष्ट्रीय जनता दल का पोस्ट है। तो वीडियो लगातार आ रहे हैं जो ये बता रहा है कि वोट की चोरी हो रही है, और जो वीडियो नहीं आ रहा है, जिस सीसीटीवी को ढक दिया गया है, उससे ये नजर आ रहा है कि इसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त है। अब वो चुनाव आयोग के अधिकारी हो, जो पर्यवेक्षक बना के आईएएस अधिकारी भेजे गए हैं, क्या वो इन्वॉल्व है, क्या चुनाव आयोग के कर्मचारी इन्वॉल्व है, या बिहार में जिन पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, क्या वो इन्वॉल्व है? आखिर कौन है जो मिलने तो जा रहा है लेकिन वो उसकी वीडियो ना आए, उसकी तस्वीरें ना आए, उसके लिए सीसीटीवी को ढकवा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैंने सोचा कि मैं दर्शकों को बता दूं। आप अपनी बात जारी रखिए। शुक्रिया। बड़ी गंभीर चर्चा यह है कि नीतीश कुमार रूठे रूठे नजर आए और इस रूठे को मनाने के लिए बीजेपी ने अपने कार्यालय में उनके कटआउट लगवाए, उनके पोस्टर लगवाए। मोदी ने भी मंच से कहा कि नीतीश कुमार ही दूल्हे होंगे, लेकिन खुल के नहीं आज तक बोले। अमित शाह के 2-3 बयान बड़ी तेजी से हावी है कि 6 तारीख से पहले बिहार में 5 मिल लगवा रहे थे, फिर 10 किए, अभी उन्होंने कल 25 मिल बता दिए चीनी मिल लगवाएंगे। क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं तो शायद 38 जिले हैं तो 25 मिल लगेंगे, तो 13 कौन से जिले रह जाएंगे वो उन्हें बताने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आरजेडी की प्रवक्ता कंचना ने यह कहा है कि अगर चुनाव और होता 3 दिन आगे, एक और चरण होता, तो यह संख्या शायद 125 तक चली जाती चीनी मिलों की। एक एक जिले में लगभग 3-3 4-4 चीनी मिल लग जाते, लेकिन चुनाव 2 चरणों में ही है तो चीनी मिल यहीं रुक जाएंगे। यही बात मैंने दीपंकर भट्टाचार्य जी से पूछी आज कि अगले 5 साल में 25 चीनी मिल लगाएंगे और आप चूंकि जमीन पर काम करते हैं माले वाले, तो ऐसे क्या 25 जिले हैं जो गन्ना से बहुत आच्छादित हैं? तो उन्होंने कहा नहीं है ऐसे 25 जिले। तो फिर 25 मिल कहां लगेंगे? तो उन्होंने कहा पहले जो पुराने बंद हैं उन्हें चालू करा दो। हर बार आते हैं और कहते हैं अब की बार आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल चालू हो जाएगी, उसी की चीनी से चाय पियेंगे। मैं तो इसीलिए चाय भी रखे बैठा हूं, पी रहा हूं कि वो मुजफ्फरनगर की यूपी के चीनी मिलों से आ रही है। संतोष जी, सवाल यह है कि रूठे नीतीश को मनाएगा कौन? और देखिए पहले अगर वो रूठे रहे तो दिल्ली को बचाएगा कौन? और दिल्ली चली गई तो फिर जेल जाने से बचाएगा कौन? तीसरा सवाल है। देखिए एक एक करके मैं आता हूं। पहले बात तो रूठे नीतीश को मनाएगा कौन, उससे पहले ये सोचिए कि नीतीश रूठे हैं, इसकी जानकारी कैसे लग रही है। नीतीश कुमार नहीं बता रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड नहीं बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सीसीटीवी और बंद करने को, बिजली के चले जाने को डिफेंड कर रही है, तो पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत तो है। दूसरी बात देखिए कि तेज प्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देना, तेज प्रताप यादव को रविकिशन और मनोज तिवारी के जरिए एनडीए गठबंधन में शामिल होने का एक लॉलीपॉप थमा देना, और अब खबरें प्लान की जा रही है कि मुकेश साहनी कभी भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं।
अब मुकेश सहनी को देने के लिए एनडीए गठबंधन के पास है क्या? इंडिया गठबंधन ने तो उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर रखा है ना, घोषित उम्मीदवार क्लियर कर रखा है। ऐसे समय पर राहुल गांधी के साथ तालाब में डुबकी लगाकर अगर वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो वो अपने समाज के कितने विश्वसनीय नेता नेता रह पाएंगे। लेकिन इस तरह की खबरें प्लान की जा रही है ताकि इंडिया गठबंधन में मारधाड़ हो और ये लोग दूसरे चरण जो 122 सीटों पे चुनाव होना है 11 नवंबर को यानी परसों, उससे पहले इनके अंदर एक तरफ से अविश्वास का माहौल पैदा हो जाए, इनके अंदर एक दूसरे पर शक का माहौल पैदा हो जाए और इसलिए ये लड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी बेचैनी इसलिए बढ़ रही है। मैंने एक दिन पहले आपको कहा था कि नतीजा आने के साथ ही नीतीश कुमार जो है वो देश के भ्रमण पर निकल जाएंगे। पिछली बार वो अखिलेश यादव से मिलने गए, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मिलने गए, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से मिलने गए, एम के स्टालिन से मिलने गए, शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने गए। लेकिन इस बार नतीजे आने के बाद वो हैदराबाद जाते तो चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात करते, यूपी जाते तो जयंत चौधरी के साथ मुलाकात करते, मुंबई जाते तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मुलाकात करते। लेकिन एनडीए गठबंधन में बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा रोष है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी खुशी को छुपा नहीं पाए। पहले चरण का मतदान होने के साथ ही चंद्रबाबू नायडू अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए। अब वो संदेशा कैसे भिजवाए? वो कबूतर वाला तो जमाना रहा नहीं, लेकिन इस जमाने में मोबाइल टेप होते हैं, लैंडलाइन टेप होते हैं। पता लगा जिसके हाथ से संदेशा भिजवाए वो जनता दल यूनाइटेड के संजय झा और राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह की तरह तो न बन जाए। तो उन्होंने भरोसा किया अपने बेटे पर, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी अपनी सरकार में मंत्री है। नारा लोकेश को उन्होंने बिहार की राजधानी पटना भेज दिया अपना संदेशा लेकर नीतीश कुमार के पास। सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यानी एनडीए गठबंधन के अंदर भी नीतीश कुमार का खेला चुनावी नतीजा आने से पहले ही शुरू हो गया। और वो भी तब जब पहले चरण के चुनाव में ये पता लग गया कि नीतीश 40-45 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अगर ये खबर आएगी कि नीतीश 75 और 80 का आंकड़ा पार कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर एकनाथ शिंदे भी दूध भेजेंगे, अजीत पवार भी दूध भेजेंगे, जयंत चौधरी का भी दिल बहकेगा और ये तमाम लोग अगर बहक गए तो फिर दिल्ली दरबार का क्या होगा? यही सबसे बड़ा डर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सता रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर कई मामलों में दबाव डालने की खबरें निकलकर सामने आती हैं, जिस तरह से उन्होंने नौकरशाही का दुरुपयोग किया, एक राजनीतिक दल के प्रति उन्होंने प्रतिबद्ध कर दिया, उसके बाद से ये तय मानकर चलिए कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, उस दिन जब सबका हिसाब लिया जाएगा, तो इस बार कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो गुजरात के गोधरा दंगों के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बचाया गया था उस तरह से बचाए। राहुल गांधी इस बार किसी स्लीपर सेल के नहीं सुनेंगे। फिर जवाब नरेंद्र मोदी को भी देना पड़ेगा, जवाब अमित शाह को भी देना पड़ेगा, जवाब ज्ञानेश कुमार को भी देना पड़ेगा, जवाब राजीव कुमार को भी देना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा शिव जी, जो बीजेपी के अंदर रहकर उनको लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उन राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जब लपेटे में आएंगे राहुल गांधी के तो तमाम नेता लपेटे में आएंगे और इसलिए घबराहट के कारण ये बैठक पर बैठक बैठक पर बैठक कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ अफवाहें फैलाकर एक अविश्वास का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिहार के ताजा हालात कैसे हैं? आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। मुकेश सहनी को लेकर अभी कई फेसबुक पर बड़े बड़े योद्धा कूद पड़े हैं कि मुकेश सहनी नाराज हैं, और ये वही योद्धा हैं जो आजम खां को अखिलेश से नाराज बता रहे थे। ये वही योद्धा हैं जो पिछले टाइम मुकेश सहनी को बीजेपी में शामिल करा रहे थे। पता नहीं कहां से खबरें आती हैं, क्योंकि कल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और ये नाराजगी बड़ी तादाद में मल्लाह मतदाता ने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख बना लिया है और उससे पूरी भाजपा घबराई हुई है। और ये खबर 2 दिन चल जाएगी, उसके बाद मुकेश सहनी कहां जाएंगे कहां रहेंगे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुकेश सहनी इधर तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन उनके चारों विधायक जो छीन लिए थे तो वो कहां हैं? उधर से खुश हो जाएंगे कि पार्टी खत्म कर दी। ये क्या गजब का थीम सोच के आते हैं और क्या गजब परोस देते हैं कि लोग लपर लपर खा लेंगे। जिस व्यक्ति ने उनके विधायक छीन लिए, पैदल बाहर निकाल दिए धक्का मार के भाग जाओ,
तो ये थीम क्या आई है? मैंने देखा अभी कई पत्रकारों के ट्विटर पर ये चल रहा है, वो है जो अभी कट्टा वाले बयान पर बड़ा सफाई दे रहे थे और कल से लगातार सीटें जिता रहे हैं। शिव जी, विपक्षी राजनीतिक दल थोड़ा सा देर से जागता है, और हम तो बड़े छोटे पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो शिवकुमार मिश्रा और संतोष पाठक को सुनते हैं। आज एक बार फिर से सही साबित हो गया। कैसे साबित हो गया? कल मेरे इलाके में भी चुनाव है, सीतामढ़ी, परसों 11 नवंबर को, और ये किसी को नहीं पता था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अमित शाह बार बार जाकर सीता मैया का मंदिर, सीता मैया का मंदिर, सीता मैया की धरती, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इसी एनडीए गठबंधन की सरकार ने, इसी भाजपा के मंत्री ने सदन के अंदर जवाब दिया था कि सीता माता के सीतामढ़ी यानी बिहार में जन्म लेने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये बीजेपी के मंत्री ने जवाब दिया था, जो अभी सांसद है गौतम बुद्ध नगर से, जब वो मंत्री हुआ करते थे। अब मुझे लगता है कि 3 या 4 दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी। आज कांग्रेस ने जी उस मुद्दे को उठाया, आज कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया, और बिहार में जाकर प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं जब सर्च कर रहा था तो अभी मेरे पास एक्स पर पोस्ट पे आ गया, प्रमोद तिवारी की उस बाइट को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय एक्स अकाउंट ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, और उसमें प्रमोद तिवारी बता रहे हैं कि राज्यसभा के सांसद प्रभात झा जी 12 अप्रैल 2017 को सीतामढ़ी पर एक सवाल पूछा था। इस पर बीजेपी सरकार ने जवाब दिया था कि माता सीता के सीतामढ़ी बिहार में जन्म लेने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस जवाब के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये न सिर्फ बिहार की धार्मिक भावनाओं का अपमान है, बल्कि मिथिला की अस्मिता और देश की आध्यात्मिक परंपरा का भी अपमान है। ये जो हमने कहा था, बहुत दिनों बाद याद आया, 2017 का जवाब, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसको जानता हूं, क्योंकि इस जवाब के बाद मैं खुद था जो मंत्रालय के अंदर जाकर मैंने कहा था महेश शर्मा को कि शर्मा जी, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कर दिया है, आप अधिकारियों पर इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते। उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ था कि उस समय जो उनके एपीएस हुआ करते थे, राजीव पाठक, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस को कई सालों तक मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया, और उसी सीतामढ़ी की धरती से आते हैं। बाद में वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी एपीएस बने थे। मैंने उन दोनों को एक तरह से कहा था कि आप दोनों ने जो महापाप कर दिया है, इस महापाप का हिसाब किताब आगे होगा। बाद में वो गोल मट्ठा करते आएंगे कि नहीं, ये थी, वो थी, अधिकारियों की गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, लेकिन जो जवाब निकल गया वो निकल गया सिर्फ। और आज आपका डबल स्टैंडर्ड कि आप उसी सीतामढ़ी की धरती पर जाकर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, कहते हैं कि हम सीता मैया का मंदिर बनवा रहे हैं। पोल तो खुल गई, वो डर से निकलकर सामने आ गया। अब उनको लग रहा है कि पहले चरण में तो मामला ढुल गया, अब दूसरे चरण में कुछ ना कुछ इज्जत बचा लो। लेकिन भगवान राम ने अयोध्या में जो कर दिया था, और जिस तरह से आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास किया, तो 400 पार का नारा देने वाले 303 लोकसभा सांसदों की संख्या वाले भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर पटक दिया था। तो इस बार भी 11 नवंबर को परीक्षा का दिन है। आप जितनी वोट चोरी कर लीजिए, आप जितने बिजली काट दीजिए, आप जितने सीसीटीवी बंद करवा दीजिए, आप जितने मशीनों का हेरफेर करवाते रहिए, लेकिन लग रहा है कि बिहार की चुनावी इबारत, बिहार की चुनावी कहानी लिखी जा चुकी है, और दीवार पर जो कहानी लिखी जा चुकी है उसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। इसलिए पहले से ही उन्होंने एक तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। वो तैयारियां कितनी आगे तक पहुंचेगी, कितनी अंजाम तक पहुंचेगी, ये तो 14 नवंबर के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ है, और अपने ही पुराने पाप एक तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। जी शिव जी। चलिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। दर्शक देखें कि रूठे नीतीश किसके साथ जाएंगे और क्या चोरी करने के बाद भी मोदी चुनाव जीत पाएंगे। अगर हारे तो क्या पटकथा लिख जाएगी दिल्ली की सरकार की? क्या दिल्ली के सरकार पर एक अस्तित्व यानी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? कब तक रहेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार के पाए हिलने लगेंगे। हारे तो जाएंगे, जीते तो क्या होगा ये नीतीश बताएंगे। नीतीश के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। नीतीश जदयू को नंबर 1 बनाने पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले बीजेपी को नंबर 1 बनाने पर लगी हुई थी, लेकिन अब चाहती है कि एनडीए नंबर 1 बन जाए ताकि सत्ता में बने रहे। देखते हैं कौन बनेगा नंबर 1। शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 तारीख को
इस दूसरे चरण के वोट पड़ जाएंगे और 14 नवंबर को आपके सामने वो परिणाम आएगा जिसकी आपको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।